नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसी नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। हमने ऑलरेडी डीसी नेटवर्क एनालिसिस कर लिया है पीछे के वीडियोस में। तो लेक्चर फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जो किरचॉफ के दो लॉ हैं हम जानते हैं, एक है केसीएल और एक है केवीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ एंड द केवीएल मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों लॉज का वो एज इट इज़ ही रहेगा जैसे हमने डीसी थ्योरम्स के अंदर पढ़ा था। डीसी सर्किट एनालिसिस जब हमने उसके बारे में स्टडी किया था तो कॉन्सेप्ट वही है। तो क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क द फेजर सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ज़ीरो। मीन्स अगर कोई मान लीजिए ये एक जंक्शन है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांच से कुछ करंट्स, यहाँ पे कुछ इनकमिंग करंट्स हैं और कुछ आउटगोइंग करंट्स हैं। इनकी वैल्यू I1 और एंगल क्या है? θ1, दैट इज़ I2 एंगल θ2, I3 एंगल θ3, I4 एंगल θ4। क्योंकि हम AC की बात करें, एसी नेटवर्क एनालिसिस की, तो यहाँ पे हमको क्या है, जो फेज एंगल है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, एंड θ5। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा कि किसी भी जंक्शन पे जो फेजर सम है करंट्स का वो क्या है? ज़ीरो होगा। तो अगर इसका फेजर सम निकालते हैं, अगर जंक्शन का जो नाम है वो क्या है, उसको नाम दे देते हैं O। तो एट जंक्शन O क्या होगा? इनकमिंग करंट्स को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो I1 θ1 प्लस I2 θ2 और एक इनकमिंग करंट है यहाँ पे I5, तो I5 θ5। और आउटगोइंग करंट्स क्या होगी? नेगेटिव, तो I3 θ3 माइनस I4 θ4। इन सब का फेजर सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फेजर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द कंडक्टर्स इन एनी क्लोज पाथ in a network plus the phasor sum of the EMFs connected in that path is ज़ीरो। मीन्स अगर कोई आपके पास में, ये मान लीजिए कोई सर्किट है प्लस, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है? V θ1, और दिस इज़ R1 और X1 और दैट इज़ C1, और एक मान लीजिए R2 X2 और C2। ये एक एग्जाम्पल के लिए एक सर्किट है। जो इनका कॉम्बिनेशन है R1 X1 और C1, इनका इम्पीडेंस क्या है? Z1, और मान लीजिए एंगल क्या है इसका? θ1 या θ2 कह दीजिए इसको। और इसका कॉम्बिनेशन इसका क्या है? Z2 θ3। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? I θ4। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ क्या है? द फेजर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द कंडक्टर, जो इनके जो इम्पीडेंस है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका फेजर सम। तो करंट क्या है? I, और इम्पीडेंस क्या है? Z। तो I Z1 और θ2 प्लस θ4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो फेज एंगल है वो क्या ऐड होते हैं, और ऐसे ही प्लस I Z2 θ3 प्लस θ4, और ये इक्वल होगा
जो वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, वोल्टेज सोर्स V(θ1), तो हम या फिर इसको कह सकते हैं I Z इक्वल टू जो भी EMFs यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू करंट लॉ दिस वन एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ दिस वन। अब इनको और क्लियर समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द ब्रांच वोल्टेज एंड करंट्स एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्सेज। जो ये हमें एक सर्किट दे रखा है, इसमें जो ब्रांचेज हैं जैसे AB है, BC है और BD है, इनमें वोल्टेज ड्रॉप्स और करंट की वैल्यू और जो पावर डिलीवर्ड है जो वोल्टेज सोर्स के द्वारा, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले जो इम्पीडेंसेस दे रखे हैं ब्रांचेज के, वो क्या हैं, Z1 और दिस इज़ Z2 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन Z3। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, और ये यहाँ पे माइनस नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा, प्लस है, तो प्लस J1। ऐसे Z2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस J2, और Z3 की वैल्यू क्या होगी J2 माइनस J इक्वल टू क्या होगा J। तो Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल ली है। और वोल्टेज हमें क्या दे रखा है, जो ये है V1 और ये है V2। तो V1 की वैल्यू है 10 एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 प्लस J0, और V2 की वैल्यू हमें क्या है 5 एंगल 30 डिग्री। तो इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए R की वैल्यू है 5, एंगल है 30। तो यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल, क्योंकि R cos थीटा होता है, रियल पार्ट है वो। तो इसकी वैल्यू होगी 4.33। तो ये होगा 4.33। एंगल पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा पॉजिटिव J, और 5 मल्टीप्लाई बाई एंगल ऑफ साइन ऑफ 30, तो ये है साइन ऑफ 30 इक्वल टू 2.5। तो J 2.5। ये हमने V1 और V2 की वैल्यूज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो अब अप्लाई करते हैं यहाँ इस सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लूप है I1 और सेकेंड लूप है उसके लिए करंट है वो I2, I1 और I2। सो किरचॉफ लॉ फॉर लूप 1। तो लूप 1 पे जब किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो हमने ये दोनों ही मेथड्स पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं जब DC नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे, वीडियोस जो पिछले वीडियोस हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, वापस से रिवाइज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जब हम इस लूप के लिए बात करते हैं, जो पहला वाला लूप है, उसमें टोटल इम्पीडेंस क्या है, टोटल इम्पीडेंस मीन्स Z1 और Z3, इनको आप ऐड कर लीजिए Z1 प्लस Z3। तो Z1 क्या है 2 प्लस J, प्लस Z3 करेंगे तो 2 प्लस 2J, 2 प्लस 2J। और लूप 1 में करंट क्या है I1, फिर माइनस का साइन, और जो फर्स्ट लूप और सेकंड लूप में जो कॉमन है इम्पीडेंस वो क्या है Z3। तो Z3 की वैल्यू क्या है J, तो J मल्टीप्लाई बाई लूप सेकंड में जो करंट है I2 इक्वल टू
लूप फर्स्ट में जो वोल्टेज सोर्स है उनको ऐड करना है, तो एक ही वोल्टेज सोर्स है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -2 प्लस, क्योंकि प्लस हमें ऑलरेडी साइन दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 10 प्लस J0। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फॉर लूप 2 के लिए हम क्या करेंगे, लूप 2 में भी वही सेम, टोटल इम्पीडेंस क्या है लूप 2 के लिए, Z2 प्लस Z3। तो Z2 प्लस Z3 करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस J, और लूप 2 की करंट क्या है I2, और ये क्या होगी पॉजिटिव में। और कॉमन क्या है यहाँ पे J, तो ये आ जाएगा -J, और लूप फर्स्ट की करंट I1, और इक्वल टू जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स क्या जा रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो +2 माइनस, तो ये होगा -4.33 माइनस J2.5, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास में है, दो ही वेरिएबल्स हैं I1 और I2, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स का यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करके भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे हम, 2 प्लस 2J, और सेकंड के अंदर I1 की वैल्यू क्या है -J, और फर्स्ट इक्वेशन में I2 की यहाँ पे वैल्यू -J, और 1 माइनस J, और I1 और I2 10 प्लस J0 -4.33 माइनस J2.5। क्लियर। तो अब इस मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में I1 और I2 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू आपके पास में आएगी रेक्टेंगल फॉर्म में आएगी 2.5 माइनस J2.89। इसको अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आएगा 3.82 एंगल -49.1 डिग्री। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। I2 की वैल्यू क्या आएगी, -0.78 माइनस J 0.78, और अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1.1 एंड एंगल इज -135 डिग्रीज। तो I1 और I2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जो ये इस ब्रांच में जो करंट है वो होगी I1, और इस ब्रांच में करंट होगी I2, और यहाँ पे जो करंट होगी वो क्या होगी I3। तो I3 की वैल्यू क्या होगी I1 माइनस I2, और इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.11 प्लस J 3.28, और इसको अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, सॉरी ये नहीं, ये आएगा 3.28 माइनस J2.11, और इसको अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3.49 एंगल ऑफ -32.75 डिग्रीज। तो करंट हमने फाइंड आउट कर ली I1, I2 और I3। करंट का तो हमने
सॉल्यूशन निकाल लिया। वोल्टेज के लिए क्या होगा, हमें अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज ड्रॉप फॉर ए बी। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इक्वल टू आई जेड, और I की वैल्यू हमें पता है क्या है, I1। तो I1 है ये 2.5 माइनस जे 2.89 मल्टीप्लाई बाई Z1। Z1 क्या है, 2 प्लस जे। तो इसकी वैल्यू आएगी 7.89 माइनस जे 3.28, और ये आएगा वोल्ट में। और सारी जो करंट्स है वो क्या आएगी, एम्पियर्स में। और ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप फॉर BD ब्रांच के लिए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.34 प्लस जे 0.78 वोल्ट। और वोल्टेज ड्रॉप फॉर BC के लिए आएगी 2.11 प्लस जे 3.28 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्सेज। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट पावर वो क्या होगी, S1 अगर निकालना हो, या कह सकते हैं VA1, तो वो क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या है, I1 V1 I1 कॉन्जुगेट, तो ये होगा V1 की वैल्यू क्या है, 10 प्लस जे 0, और I1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, I1 क्या है, ये वैल्यू, इसका अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 2.5 प्लस जे 2.89। तो S1 की वैल्यू होगी हमारे पास में 25 प्लस जे 28.9। सो पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स 1 इज क्या होगा, W1 इज इक्वल टू 25 वॉट। क्लियर। ऐसे ही हम निकालेंगे एपरेंट पावर फॉर S2 V2 I2 का कॉन्जुगेट। V2 की वैल्यू क्या है, 4.33 प्लस जे 2.5। और करंट क्या है, हमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने करंट यहाँ पे फाइंड आउट करी थी -0.78 माइनस जे 0.78। तो अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 0.78 प्लस जे 0.78। मीन्स जो हमने डायरेक्शन ली थी करंट की, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो I2 की जो वैल्यू होगी, जो एक्चुअल डायरेक्शन के हिसाब से, वो क्या होगी, 0.78 प्लस जे 0.78। तो कॉन्जुगेट लेंगे वो इस वैल्यू का लेंगे, क्योंकि पावर डिलीवर्ड यानी कि डिलीवर कर रहा है, ना कि ले रहा है। तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 0.78 माइनस जे 0.78। और इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 4.43 जो W2 की वैल्यू आएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो W2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.43 वॉट। 4.43 सॉरी 4 4
4.43 नहीं, 4.33 मल्टीप्लाई बाई 0.78, तो W2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 5.4 वोल्ट। सो टोटल पावर जो डिलीवर्ड होगी, सप्लाई होगी, वो क्या होगी, टोटल पावर सप्लाइड बाय द टू सोर्सेस, वो क्या होगा, W1 प्लस W2। तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 30.4 वोल्ट। तो इस तरीके से आप जो KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के आप वोल्टेज, करंट और पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम KCL का यूज़ करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो ब्रांचेज हैं उनमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो इसमें हम जब KCL लगाते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक जंक्शन है 1 और ये एक जंक्शन है जिसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड। आप इसका भी वीडियो पहले हम देख सकते हैं, जब हमने DC नेटवर्क के लिए थ्योरम अप्लाई की थी उस वीडियो में। तो हमने उसमें क्या किया था कि आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, जंक्शन के अंदर हमेशा उनको एज ए इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेंगे तो उस यहाँ पे वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू KCL क्या होगा, 0। तो I1 की वैल्यू अगर निकालें, ये क्या होगा, 0 वोल्ट। क्या होगा, 0 वोल्ट। तो 0, करंट क्या होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है। तो ये क्या होगा, 0 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे, तो 0। फिर -2 प्लस मूव कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में, बट 0 प्लस 100 0 डिग्री। और यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया, मान लीजिए V1 जंक्शन पे, तो -V1 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस 20, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है तो इम्पीडेंस क्या होगा, 20। ऐसे ही I2 के लिए भी निकालेंगे तो 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0, -2 प्लस मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव 50 एंगल 90 डिग्री माइनस V1 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस क्या है, 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, V1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस V1 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 100 एंगल 0 डिग्री बाई 20 प्लस 50 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसको लिख सकते हैं V1, इसका अगर LCM लेंगे तो वो क्या आएगा, 20। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 5 एंगल 0 डिग्री प्लस 10 एंगल 90 डिग्री इक्वल टू तो नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये इक्वल टू ले लिया है यहाँ पे। सो V1 4, 6 और 7/20। अब इसको पोलर फॉर्म है, हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा 5
प्लस J0 प्लस 10 एंगल 90 डिग्री है तो 10 cos 90 क्या होगा 0, तो रियल पार्ट तो आएगा 0 और प्लस J10 और 7/20 क्या होगा तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 7/20 0.35 तो 0.35 V1 इक्वल टू 5 प्लस J10। तो यहाँ से अगर V1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 5 प्लस J10 डिवाइडेड बाई 0.35, ये आएगा 14.3 प्लस J28.6। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है वोल्ट, इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 32 एंगल ऑफ 63.4 डिग्रीज। तो V1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अगर हमें I1 फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा, I1 इक्वल टू ये फॉर्मूला, दिस वन, सो 100 एंगल 0 डिग्री माइनस 32 एंगल 63.4 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 20। तो आप यहाँ पे पोलर फॉर्म अगर नहीं लेके आप डायरेक्ट क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म लेके इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.3 माइनस J1.4। तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा 4.5 एंगल ऑफ माइनस 18 डिग्री। ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 के लिए इक्वेशन क्या है ये, तो यहाँ पे आएगा माइनस V1 तो माइनस 32 एंगल 63.4 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 10। इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे माइनस है तो अगर इसको हम जो डायरेक्शन है उससे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर I3 की डायरेक्शन जो I2 की डायरेक्शन सॉरी हमने जो ये ली थी ये I2 और ये I3, तो I2 की डायरेक्शन क्या होगी, हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इधर लेनी है डायरेक्शन तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगाइए। अगर आप नेगेटिव हटा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 32 एंगल 63.4 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.2 एंगल 63.4 डिग्रीज और ये आएगा वैल्यू 1.4 प्लस J2.9। और अगर I3 हमें निकालना है तो क्या होगा 50 एंगल 90 डिग्री माइनस V1 32 एंगल 63.4 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 5। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 2.86 प्लस J4.3। आप ये ध्यान रखिए अगर दोनों तरफ माइनस हैं यहाँ पे और यहाँ पे तभी आप माइनस कॉमन लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर दोनों तरफ माइनस है रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो ही आप माइनस कॉमन लेके उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। सो अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा
5.16 and angle is 123.6 degrees। तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर ली I1, I2 और I3। क्लियर। इनका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो मान लीजिए जैसे ये बेस वैल्यू हमने क्या ली है, ये अगर इसको मैं नाम दे दूं V1 और ये V2, तो V2 क्या होगा, 90 डिग्री प्लस में है, तो इसको आप 90 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं V2। और अगर I1 है, I1 क्या आया है 4.5 माइनस 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ पे I1 और एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 डिग्रीज। I2 क्या है 3.2 एंगल पॉजिटिव में 63.4, तो ये है I2 एंगल 63.4 डिग्रीज। क्लियर। और I3 यहाँ पे क्या है 5.16 एंगल पॉजिटिव 123.6, तो ये है यहाँ पे I3 और I3 का एंगल है 123.6 डिग्रीज। क्लियर। तो इस तरीके से आप यूजिंग किर्चॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ आप एसी जो सर्किट्स हैं, एसी जो नेटवर्क्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइए कि अगर ये 20 आपको दे रखा है और रेजिस्टेंस का साइन है तो आप ये सोचेंगे कि ये तो एंगल यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज और करंट क्या होगा एक ही फेज़ में होंगे। ऐसा नहीं है। अगर एसी नेटवर्क है तो ये क्या है इम्पीडेंस है जेड, और इम्पीडेंस क्या होता है हमेशा ओम्स में होता है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे इस तरह का रेजिस्टेंस का साइन लगा के भी जेड की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं है, ये आपको इम्पीडेंसेस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। क्लियर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एसी नेटवर्क्स के अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।